हेलो। आरबीसी 12th बायोलॉजी में अध्याय 13 में आज हम शुरू करते हैं दीप्ति कालिता। सबसे पहले इसकी परिभाषा देखें तो प्रकाश की वह अवधि जो पादपों में पुष्पन के लिए आवश्यक हो उसे दीप्त काल कहते हैं। मतलब कितने घंटे प्रकाश दें कि पादप में पुष्प बनना शुरू हो जाए वो उसका दीप्त काल कहलाएगा। और दीप्त काल मिलने पर पादपों में पुष्पन होने की क्रिया को दीप्ति कालिता कहते हैं। इस दीप्ति कालिता एक परिभाषा और भी है। प्रकाश व अंधकार की अवधियों का अंतराल के प्रति पादपों में अनिक्रिया के परिणाम स्वरूप पुष्पन की क्रिया को ही दीप्ति कालिता कहते हैं। मतलब दीप्ति कालिता के लिए प्रकाश के साथ साथ अंधकार भी चाहिए। दोनों का जो मिला जुला प्रभाव होता है जिसके कारण पादप में पुष्पन होता है। इसकी जो खोज करता है यह गार्नर तथा एलार्ड। अब अगर हम आगे देखें, वर्गीकरण देखें तो दीप्ति कालिता के आधार पर पादपों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला अल्प दीप्तकाली पादप या लघु दिवस पादप, इसे संक्षेप में कहते हैं एसडीपी, शॉर्ट डे प्लांट। दूसरा दीर्घ दीप्तकाली पादप या दीर्घ दिवस पादप, जिसे शॉर्ट में कहते हैं एलडीपी, लॉन्ग डे प्लांट। और तीसरा दिवस उदासीन पादप, डे न्यूट्रल प्लांट यानी डीएनपी। सबसे पहले पढ़ते हैं अपन अल्प दीप्तकाली पादप या लघु दिवस पादप एसडीपी, या इसे दीर्घ रात्रि पादप भी कहते हैं एलएनपी, लॉन्ग नाइट प्लांट। नाम से स्पष्ट हो रहा अल्प दीप्तकाली, यानी इन पादपों को दीप्तकाल कम चाहिए। मतलब पुष्पन के लिए इन्हें लगभग 9 घंटे प्रकाश चाहिए। या अपन यूं भी कह सकते हैं इनमें पुष्पन के लिए इन्हें 15 घंटे यानी लगभग 14 से 16 घंटे सतत अंधकार की आवश्यकता होती है। वो होते हैं एसडीपी या एलएनपी, एक ही बात है, क्योंकि इनको प्रकाश चाहिए कम और अंधकार चाहिए ज़्यादा। तो अंधकार की अवधि के प्रति ध्यान रखना, ये अधिक संवेदनशील होते हैं। हमने अभी कहा था कि इनको पुष्पन के लिए 15 घंटे यानी यूँ मान लो 14 से 16 घंटे सतत अंधकार चाहिए। तो अगर इस अंधकार की अवधि को, जो सतत अंधकार है, इसकी अवधि को अगर हम प्रकाश पुंज द्वारा तोड़ दें, बीच में ब्रेक कर दें, तो इनमें पुष्पन नहीं होगा। अच्छा, इसके उदाहरण देखें तो तंबाकू, सोयाबीन, गन्ना, डहेलिया, शकरकंद और सरसों। एक डायग्राम देखें अपन। जैसे अगर अपन पादप को 8 घंटे तेज प्रकाश दें और 16 घंटे अंधकार दें तो फिर एलडीपी में पुष्पन हो जाएगा। अब अगर हम 8 घंटे प्रकाश दिया और 16 घंटे अंधकार दिया, लेकिन देखो अंधकार को बीच में हमने प्रकाश पुंज द्वारा तोड़ दिया, तो अब इनमें पुष्पन नहीं होगा। इसी प्रकार अगर 8 घंटे तेज प्रकाश दें, 8 घंटे हल्का प्रकाश दें और 8 घंटे अंधकार दें, तो भी इनमें पुष्पन क्रिया संभव नहीं होगी। अब दूसरा पढ़ते हैं दीर्घ दीप्तकाली पादप या दीर्घ दिवस पादप एलडीपी, लॉन्ग डे प्लांट या अल्प रात्रि पादप भी कहते हैं इनको, शॉर्ट नाइट प्लांट एसएनपी। इनमें क्या होगा, पुष्पन के लिए इनको 15 घंटे यानी 14 से 16 घंटे सतत प्रकाश की आवश्यकता होगी। दीर्घ दीप्तकाल मतलब इनको दीप्तकाल ज़्यादा चाहिए, प्रकाश ज़्यादा चाहिए पुष्पन के लिए। कितने घंटे? 15 घंटे यानी 14 से 16 घंटे। तो इनको अंधकार कम चाहिए, कितना? 9 घंटे अंधकार मिलेगा तो ही इनमें पुष्पन हो जाएगा। इस कारण इनको अल्प रात्रि पादप या एसएनपी भी कहते हैं। अच्छा, ध्यान रखना ये प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, यानी इनमें जो सतत प्रकाश की अवधि है, जो ऊपर अपन ने पढ़ा था 14 से 16 घंटे, तो इस अंधकार की अवधि को अगर हम प्रकाश की अवधि को अगर हम अंधकार से तोड़ दें तो इनमें पुष्पन नहीं होगा। जैसे कि हमने पढ़ा था इनको 14 से 16 घंटे सतत प्रकाश चाहिए, और इस सतत प्रकाश की अवधि को अंधकार से तोड़ दें तो इन पादपों में पुष्पन नहीं होगा। उदाहरण है इसके पालक, मूली, चुकंदर, गेहूं, गाजर, आलू आदि। इस डायग्राम में देखिए, यहाँ अगर हम इनको 16 घंटे तेज प्रकाश दे रहे हैं और 8 घंटे अंधकार दे रहे हैं तो इनमें पुष्पन हो जाएगा। अब ये जो हमने 16 घंटे प्रकाश दिया है, इसको हमने बीच में अंधकार से तोड़ दिया तो इनमें पुष्पन नहीं होगा। अब इनको अगर 8 घंटे तेज प्रकाश, 8 घंटे हल्का प्रकाश और 8 घंटे अंधकार दे दिया जाए तो भी इन पादपों में पुष्पन हो जाएगा। अब तीसरा पढ़ते हैं अपन दिवस उदासीन पादप, डे न्यूट्रल प्लांट। इन पादपों में किसी भी दीप्तकाल पर पुष्पन हो सकता है, यानी ये पादप दीप्तकाल के प्रति उदासीन होते हैं। जैसे टमाटर है, कपास है, मक्का, मिर्ची, सूरजमुखी आदि।
अब हम पढ़ते हैं दीप्तकालिता का प्रेरणा स्थल या उद्दीपन ग्राही स्थल कौन सा होता है। तो ध्यान रखना, दीप्तकालिता का उद्दीपन ग्राही स्थल होता है पत्तियां और इसकी कलियां। और पत्तियों में भी ध्यान रखिए, खासकर तरुण पत्तियां जो नई नई पत्तियां बनती है उसकी अपेक्षा जो पूर्ण विकसित पत्तियां हैं वो दीप्तकाल के प्रति अधिक संवेदी होगी, और जो पत्तियां पुरानी हो जाती है उनमें उद्दीपन के प्रति संवेदनशीलता धीरे धीरे कम होती रहती है। अब पढ़ते हैं इसकी क्रियाविधि। तो दीप्तकालिता की क्रियाविधि को समझाने के लिए दो परिकल्पनाएं हैं। पहली है फाइटोक्रोम परिकल्पना, फ्लोरिजन परिकल्पना, और दूसरी है फाइटोक्रोम सिद्धांत। तो पहले पढ़ते हैं अपन फ्लोरिजन परिकल्पना। ये चोलिया खान ने दी थी, इसको चोलिया खान परिकल्पना भी कहते हैं। ये कहता है कि जब पादप को दीप्तकाल मिल जाता है तो इनकी पत्तियों में पुष्पन के लिए एक फ्लोरिजन नामक हार्मोन बनता है, और जब फ्लोरिजन हार्मोन बनेगा तो इनमें पुष्पन होगा। और ये फ्लोरिजन हार्मोन है, ये दो यौगिकों का मिश्रण होता है, जिसमें पहला है जिब्रेलिन और दूसरा है एंथेसिस। अब अपन पढ़ते हैं आगे। अगर अपन देखें जो जिब्रेलिन है वो ध्यान रखना एलडीपी में पुष्पन को प्रभावित करता है, यानी जिसके कारण जो एलडीपी पादप है उसमें पुष्पन होगा। तो एंथेसिस के कारण एसडीपी पादप में पुष्पन होगा। यानी अगर पादप को अधिक दीप्तकाल मिला, लगभग 15 घंटे प्रकाश मिला, तो इनमें जिब्रेलिन ज्यादा मात्रा में बनेगा और एंथेसिस कम मात्रा में बनेगा, जिससे कारण पुष्पन हो जाएगा। और अगर एसडीपी पादप है, इनको कम दीप्तकाल चाहिए, तो जब इनको कम दीप्तकाल मिलेगा तो इनमें जिब्रेलिन कम बनेगा और एंथेसिस ज्यादा बनेगा, जिससे कारण पुष्पन हो जाएगा। अब ये भी ध्यान रखिए कि यदि जो अधिक मान्य सिद्धांत ये नहीं है, क्योंकि इसमें जो एंथेसिस शब्द आया है इस प्रकार की किसी पदार्थ का अभी तक पृथक्करण वैज्ञानिकों द्वारा नहीं किया गया है, इस कारण इस परिकल्पना को अधिक मान्यता नहीं दी गई है। अगला पढ़ते हैं फाइटोक्रोम परिकल्पना। ये परिकल्पना बोर्थविक और हेंड्रिक्स ने दी थी, इस कारण इसको बोर्थविक तथा हेंड्रिक्स सिद्धांत भी कहते हैं। ये कहते हैं कि पादपों में पुष्पन के लिए पत्तियों के अंदर एक चमकीले नीले रंग का प्रकाशग्राही वर्णक बनता है, और इस वर्णक का नाम है फाइटोक्रोम। जो फाइटोक्रोम है दो अंत परिवर्तनशील रूपों में पाया जाता है। इसमें दो रूप मिलते हैं जो एक दूसरे में परिवर्तनशील होते रहते हैं। पहला है P730 या PFR या फाइटोक्रोम फार रेड, और दूसरा है P660 या PR या फाइटोक्रोम रेड। अगर अपन PFR की बात करें तो ध्यान रखिए ये 730 नैनोमीटर लैम्डा के प्रकाश यानी अवरक्त प्रकाश का अवशोषण करता है। तो जो P660 है ये ध्यान रखिए 660 नैनोमीटर लैम्डा वाले प्रकाश यानी लाल रंग के प्रकाश का अवशोषण करता है। अच्छा, अब ध्यान रखना जो PR है वो दिन के समय यानी प्रकाश में संचित रहता है, और रात्रि के समय ये PR में बदल जाता है। तो PR है ये रात्रि के समय संचित रहता है, और ये दिन के समय PFR में बदल जाता है। इसका मतलब PR या P660 है, ये दिन के समय लाल रंग के प्रकाश में PFR यानी P730 में बदल जाएगा, और जो PFR या P700 है ये रात्रि के समय या अवरक्त प्रकाश में P660 या PR में बदल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दिन के समय जो PFR है ये पर्याप्त मात्रा में एकत्रित रहेगा, और दिन के समय एकत्रित रहेगा तो ऐसा मतलब क्या हुआ, LDP पादपों में पुष्पन होगा, क्योंकि इनको अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है, और अधिक प्रकाश पड़ने पर PFR संचित रह जाएगा और LDP पादपों में पुष्पन हो जाएगा। इसी प्रकार SDP पादपों में क्या होगा कि PR पर्याप्त मात्रा में संचित रहेगा, कब, रात्रि के समय, और SDP पादप अपने पढ़ा था अधिक अंधकार की आवश्यकता होती है, तो अधिक अंधकार होगा तो PR संचित रहेगा और SDP पादपों में पुष्पन हो जाएगा। तो अपन कह सकते हैं जो PFR है ये LDP पादपों में पुष्पन को प्रेरित करेगा और SDP में पुष्पन को रोकेगा। तो PR क्या है, इसका उल्टा है, SDP में पुष्पन को प्रेरित करेगा और LDP में पुष्पन को रोकेगा। अब अगर अपन शॉर्ट में देखें तो यूं कह सकते हैं चाहे PR हो चाहे PFR कोई भी हो, इन दोनों में से कोई भी एक रूप 14 से 16 घंटा संचित रह गया तो ये फ्लोरिजन हार्मोन के निर्माण को प्रेरित करेगा, और ये फ्लोरिजन हार्मोन फिर
फ्लोएम के द्वारा होता हुआ पुष्प कलिका में पहुंचेगा और पुष्पन शुरू हो जाएगा। अगला एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं अपन, बसंतीकरण। अभी हमने पढ़ा था पुष्पन के लिए प्रकाश चाहिए, लेकिन कुछ पादप ऐसे भी होते हैं जिनमें शीत उपचार करने पर, यानी निम्न तापमान कितना 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर पुष्पन का होना बसंतीकरण कहलाता है। यानी अगर पादपों को निम्न तापमान मिले और पादपों में पुष्पन क्रिया शुरू हो जाए तो इस घटना को बसंतीकरण कहते हैं। अब देखिए इस बसंतीकरण के खोजकर्ता कौन थे? लायंस। इन्होंने चावल की बसंत किस्म पर इसकी खोज की थी, इस कारण इसको बसंतीकरण भी कहते हैं। द्विवार्षिक पादपों में क्या होता है, जो प्रथम ऋतु होती है उस समय इनकी कायिक वृद्धि होती है और दूसरी ऋतु यानी शीत ऋतु में इनका प्राकृतिक शीत उपचार हो जाता है और इस समय इसमें पुष्पन प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार बसंतीकरण द्वारा हम द्विवार्षिक पादप को एक वार्षिक पादप बना सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, हमें इनके बीजों का पहले अंकुरण करना होगा और अंकुरण के बाद इनके बीजों को कुछ घंटों से लेकर कुछ सप्ताह तक अलग अलग किस्म पर अलग अलग समय होगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखना होगा और इसके बाद इनको बोना होगा। तो इस प्रकार बीजों का बसंतीकरण हो गया। अब प्रथम ऋतु में ही इन पादपों की कायिक वृद्धि भी हो जाएगी और साथ साथ में उसी ऋतु के अंत में पुष्पन और फलन हो जाएगा। तो इस प्रकार बसंतीकरण द्वारा हम द्विवार्षिक पादप को एक वार्षिक पादप बना सकते हैं। अब बसंतीकरण की क्रिया देखें अपन, तो जब पादप को कम तापमान यानी शीत उपचार मिलेगा तो पहले इनमें वर्नेलिन बनेगा और ये वर्नेलिन फिर आगे जाकर फ्लोरिजन हार्मोन बनाएगा, जिसके कारण पुष्पन हो जाएगा। अब ये भी ध्यान रखना, यदि बसंतीकृत बीजों को उच्च ताप पर रख दिया जाए तो इनका जो बसंतीकरण का गुण आया था ये प्रभाव नष्ट हो जाएगा और इस घटना को विबसंतीकरण कहते हैं। धन्यवाद।